हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। बोर्ड के एग्जाम में इसकी वेटेज है बच्चों 4 से 6 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स। ये इसकी बोर्ड एग्जाम में वेटेज है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं। पहला था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब तीसरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, आज के टाइम में कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में रह के काम नहीं कर सकता। आज के टाइम में कोई बिजनेस ये नहीं कह सकता कि मुझे अब सामने वालों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से बिजनेस को चलाऊंगा, ना मैं कस्टमर की सुनूंगा, मैं कॉम्पिटिशन को भी अनदेखा करूंगा और गवर्नमेंट को रूल्स को तो मैं मानूंगा ही नहीं। तो ऐसा जो बिजनेसमैन कह रहा है वो कितना सक्सेसफुल होगा आप लोग जानते ही हैं। तो आज के बिजनेस में अगर सर्वाइव करना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करना पड़ेगा, ढालना भी पड़ेगा, अपने आप को लगातार अपडेट भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट 2 वर्ड्स हैं, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस तो वर्ड हम जानते ही हैं, एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो ऐसी सराउंडिंग, मतलब ऐसी चीजें, ऐसी सर्कमस्टांसेस जो हमें चारों ओर से घेरी हुई हैं। तो देखिए इसका मीनिंग लिखते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स या फोर्सेस दैट आर बियॉन्ड कंट्रोल, जो कि बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर है। गवर्नमेंट बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, कंपटीशन बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, और कस्टमर का टेस्ट एंड फैशन वो भी कंट्रोल के बाहर ही है। और लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी हम नहीं कर सकते। तो इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर बियॉन्ड कंट्रोल बट दैट अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं इस मीनिंग में। बिजनेस के कंट्रोल के बाहर की सिचुएशंस हैं, लेकिन इनका बिजनेस पे असर पड़ता है, या तो सीधे सीधे असर पड़ेगा या इनडायरेक्टली पड़ेगा। अब सीधे सीधे पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा, उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। पहले अभी मीनिंग लिख लीजिए। कुल मिला के ये है कि असर तो पड़ता ही है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक बेसिक बात तो हमने समझ ली कि बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस पे असर पड़ता है और बिजनेस मैन के कंट्रोल से ये सब चीजें बाहर की हैं। अब असर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, उसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ऊपर हेडिंग डाल देंगे, वेरियस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरियस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। अब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर जीएसटी जैसा टैक्स नहीं है तो, एक्साइज ड्यूटी वगैरह है तो, अब हमारा टैक्स बढ़ेगा, फिर हम तो कस्टमर को लपेटेंगे ना, यानी फिर हमें भी अपने प्राइस महंगे करने पड़ेंगे, और प्राइस महंगे होंगे, हमारे कस्टमर कट सकते हैं। ये गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ाया जाए ना, हम पे सीधा असर डालेगा, हमारे बिजनेस ऑपरेशन पे सीधा असर डालेगा। देखिए हेडिंग डाल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। वेरियस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए पहला एग्जांपल ले लेंगे, इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा, इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सो गुड्स एंड सर्विसेज बिकम एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और कस्टमर्स के लिए सामान महंगा हो जाता है। नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड, लिखेंगे इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाए अगर, यानी जैसे देखिए हम किसी पर्टिकुलर चीजों का बिजनेस कर रहे हैं, सेम टू सेम उसी चीज का बिजनेस हमारा कोई कॉम्पिटिटर भी कर रहा है, और उससे तो कह नहीं सकते कि नहीं भैया हम तो ये वाले काम करें, तुम ये वाला काम कर नहीं सकते, वो भी हमारी दुकान के बराबर नहीं हो पाता ना, उसके पास भी लाइसेंस है, वो भी जीएसटी नंबर लेके बैठा हुआ है, वो भी टैक्स दे रहा है, तो उसको हम रोक तो पाएंगे नहीं। देखिए बिल्कुल बगल से बगल है। तो अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा तो फिर देखिए हमारे कस्टमर कम हो जाएंगे, फिर हमारे कस्टमर्स कट जाएंगे, बट जाएंगे, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट में ही आता है और ये भी हमारे कंट्रोल के बाहर है, नया नया कॉम्पिटिशन आना। आइए लिख लेंगे इसके अंदर, पहले हेडिंग डाल दो। देखिए लिखते हैं इसके अंदर, हेडिंग डाल देंगे इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, और इसके अंदर लिख लेंगे इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सो गुड्स बिकम एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर। ये तो खैर पहली वाली की कॉपी हो गई, ये आपको नहीं लिखना है। इनफैक्ट इसमें आपको क्या लिखना होगा, इट डिक्रीजेस द रेवेन्यू, इससे हमारी सेल कम हो जाएगी जितनी पहले हमारी सेल हुआ करती थी, क्योंकि पहले तो सबको सामान हम ही बेच रहे हैं, अब कुछ कस्टमर हमारे कट जाएंगे डेफिनेटली। तो देखिए इसके अंदर लिखेंगे हम इट, ये सब मत लिखिएगा, डिक्रीजेस रेवेन्यू, इट डिक्रीजेस रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू के ब्रैकेट में सेल्स और लिख दो, सेल्स ऑफ द बिजनेस, सेल्स ऑफ द बिजनेस एंड डिक्रीजेस आर प्रॉफिट, एंड डिक्रीजेस द ओवरऑल प्रॉफिट, ऐसे लिख ले रहे हैं, द ओवरऑल प्रॉफिट। इससे हमारी सेल कम हो जाएगी और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि सेल कम होने से ही वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम, ग्रॉस प्रॉफिट कम तो नेट प्रॉफिट भी कम। और भी असर होते हैं, जैसे हमारे फिर हमारा मार्केट शेयर भी कम हो जाएगा। पहले 10 में से सपोज 8 जो कस्टमरों के पास सामान था हमारी दुकान का ही होता था, अब 10 में से 6 रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, नए नए कॉम्पिटिशन के आने की वजह से। ये भी है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, एक तरीके से एग्जाम्पल कि बिजनेस पे असर कैसे पड़ रहा है। ये सारे एग्जाम्पल ये समझाने के लिए है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, बाहर की दुनिया का ना केवल असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। अब जैसे देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड फैशन चेंज हो गया, पहले उसे कोई प्रोडक्ट पसंद था हमारा, अब वही सेम प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आ रहा, तो ये तो है नहीं जबरदस्ती उसको बेच सकते हैं हम, ऐसा तो कर नहीं सकते। जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं कंज्यूमर से, हमने तमाम प्रोडक्ट दिखाए, समझ में नहीं आए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 2 लेडीज लेफ्ट द शॉप आफ्टर बाइंग नथिंग, पूरी दुकान पलटवा दी लेकिन खरीदा कुछ भी नहीं। और ये लेडीजों में क्यों, तो जेंट्सों में भी होता है, जेंट्स भी तो फिकल माइंडेड होते हैं कोई कोई, और कोई कोई लेडीज भी फिकल, सभी फिकल माइंडेड हो सकते हैं। मतलब उन फिकल माइंडेड मीन्स पता नहीं ये करूं, पता नहीं इसका क्या असर पड़ेगा, सही सामान निकला कि नहीं निकला, मेरा पैसा जा रहा है, ये वो, और ट्राई कर लेता हूं, ठीक है ना। ये ना एक हकीकत की दुकान का ही सीन है, ये बनाया हुआ नहीं है, हकीकत की दुकान का ही सीन है। मतलब इसमें देखो कितने मेंबर हैं, देख के बताओ। देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 तो साड़ियों के ढेर के अंदर है। और एक बार तो ये मतलब एक बार तो ये अंकल बता रहे होते हैं, ये तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये इसमें नहीं था हकीकत में। एक बार तो अंकल ये बता रहे थे कि मेरे पापा नहीं, मेरे दादाजी कितने अच्छे दुकानदार थे, ये बताने के लिए कि मतलब ये साड़ी का धागा कितने पक्के धागे से बना हुआ है, ये समझाने के लिए
उन्होंने क्या किया, वो साड़ी को गले में बांध के और पंखे से लटक गए, तो दादाजी गुजर गए। तो कस्टमर कहते हैं कि ये तो बड़ा दुख की बात है। तो दुख की बात ये नहीं कि दादाजी गुजर गए, दुख की बात ये है कि उस लेडी ने साड़ी फिर भी नहीं ली। अब वो बोलती है कि इसका रंग ठीक नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आ रही थी, अब वो पसंद नहीं आ रही है, तो ये भी तो एक रिस्क ही रहता है बिजनेस में। और कपड़े की दुकान में बहुत रहता है। मैंने तो एक सुना भी है, एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, उसके पापा बता भी रहे थे, इसमें रहती है बहुत बच जाता था, तो मैंने काम बंद ही कर दिया। रहती है यानी कि वो स्टॉक जो आपने पढ़ा हुआ है, स्टॉक बहुत बच जाता था, उतना बिक ही नहीं पाता था। तो देखिए ये भी, इसका भी असर पड़ता है बिजनेस में, इनडायरेक्टली असर पड़ता ही पड़ता है। हमारे प्रोडक्ट पहले पसंद थे, अब पसंद नहीं है। टेस्ट एंड फैशन, आइए लिख लेते हैं इसके अंदर। थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर्स। इसके अंदर लिख लेंगे एक लाइन, कंज्यूमर रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड शिफ्ट टू अदर प्रोडक्ट्स। पहले उन्हें हमारा प्रोडक्ट बहुत पसंद था, अब नई नई चीजें आ गई मार्केट में, तो उस पर शिफ्ट हो गए, हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, तो हमारे बिजनेस पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर है तो उसका भी असर हम पे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए हम तो ये वाला फोन बनाते थे कीपैड वाला, अब मार्केट में चल रहे हैं स्मार्टफोन। अब तो बड़े लोगों के हाथ में भी कीपैड वाला फोन कम ही दिखता है, वो भी स्मार्टफोन चला रहे हैं, वो भी यूट्यूब फेसबुक चला रहे हैं, वो भी आराम से। तो अगर हम ये चीज़ बनाते तो फिर हमारे सेल तो गई। दूसरा एग्जांपल, जैसे हम सीडी बनाते थे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब तो पेन ड्राइव आ गई हैं, अब तो इवन सीडी का पोर्ट भी नहीं होता। जो नए नए कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, उनमें तो सीडीज का पोर्ट भी नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है। आइए लिख लेते हैं इसके अंदर, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बिकम ऑब्सोलेट। ये हो जाते हैं आउट ऑफ फैशन व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स एंटर द मार्केट। जब नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हेडिंग डाल देंगे एक और, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, अगर पॉलिटिकल उठापटक है तो उसका भी असर बिजनेस पर पड़ता है बिल्कुल। जैसे बांग्लादेश में दिक्कत हुई थी अभी, वहां से उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्हें वहां से भाग के इंडिया आना पड़ा। और वो प्रो इंडिया थी, वो तो इंडिया के फेवर में ही ज्यादातर वो रहती थी, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी उनके साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे उन्हें सत्ता से हटना पड़ा, अब जो तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो सब फिर से कैंसिल हो गए। और कैंसिल हो गए नहीं, वहां पे जो गवर्नमेंट आई है वो इतना इंडिया के फेवर में नहीं है, और जो तमाम बिजनेस चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, वो भी एकदम से ठप। वो चाइना के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, मालदीव के साथ ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं बजाय इंडिया से। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का भी असर बिजनेस पे पड़ता है, क्योंकि लगातार पॉलिसीज चेंज होती हैं। हमारे इंडिया में भी 90s के टाइम पे जब सरकारें बार बार बदल रही थी, बार बार इलेक्शन होते थे, तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आ नहीं पाती थी। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो फिर यहाँ पे बिजनेस करने से हिचकिचाते थे कि अभी हम बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर पता नहीं क्या पॉलिसी आ जाए। तो इसका भी असर बिजनेस पे पड़ता है। आइए लिख लेंगे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में
इट शेक्स कॉन्फिडेंस, ये लिखा हुआ है, इट शेक्स कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाने से पैसा बचते हैं। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग हमने समझ लिया और किन किन चेंजेस से क्या क्या असर आता है वो हमने देख लिया। चेंजेस तो और भी हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल हमने देख लिए, जैसे कि इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे हमारी बढ़ जाएगी। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में अगर कंपटीशन है तो इससे फिर हमारी सेल कम हो जाएगी, रेवेन्यू कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर नए नए प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे वो। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, नए नए प्रोडक्ट वही ज़्यादा बिकते हैं, पुराने पुराने प्रोडक्ट को कोई पूछता नहीं है। फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना हर कोई फिर पसंद नहीं करेगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो देखिए लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर के मेन पार्ट पर, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इन टोटल कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी एक्सटर्नल में? तो देखिए 6 हैं ये, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इन सबसे मिलकर ही आपका पूरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनता है। देखो लिख लो 6 को। आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग डाल देंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पहली हेडिंग डाल देंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला आता है जीडीपी। हाँ, जीडीपी का असर पड़ता है बच्चों। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट का जैसी एस्टिमेट थोड़ा कम कर देती है, तो जो विदेशी इन्वेस्टर हैं जिसे बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये कम हो जाता है। फिर स्टॉक मार्केट बिल्कुल डाउन में चला जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। और जीडीपी अगर अपवर्ड ट्रेंड में है, यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा ये इकोनॉमी तो अच्छा काम कर रही है, फ्यूचर में ग्रो होगी, इनकी ग्रोथ होगी तो उसमें हमारी भी ग्रोथ हो जाएगी, तो पॉजिटिव जीडी का असर पड़ता है। फिर नए नए बिजनेसमैन आते हैं, नए नए ग्लोबल इन्वेस्टर आते हैं फिर इकोनॉमी में, तो जीडीपी का असर पड़ता है। देखिए हेडिंग डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग डाल दी जीडीपी, सेकंड हेडिंग डाल दीजिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम यहां पे लिख लीजिए अलग से। ये सारे पॉइंट्स है ना केस स्टडी को पहचानने में काम में आते हैं हमारे। जैसे पहला हो गया जीडीपी, दूसरा ही डिस्पोजेबल इनकम। एक तो होती है इनकम, एक्रूड इनकम। अर्नड इनकम वो है जो लोगों ने एक्चुअली कमाई है, और डिस्पोजेबल इनकम वो है जो लोग एक्चुअल में खर्च कर सकते हैं।
वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। अब आप कहोगे सर जो कमाई है वही तो खर्च कर पाएंगे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सपोज कमाई है 25,000 रुपये, 25,000, ठीक है ना। अब लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भी तो देने हैं, अगर ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे तो आईटीआर फाइल कर दिया तो उसमें से कुछ 1,000-2,000 रुपये सरकार को चले गए, या इन्होंने कभी सिग्नल तोड़ दिया तो उसका चालान बनना पड़ा, तो एक्चुअल में खर्च तो ये 25,000 नहीं कर पाएंगे ना, 23 या 24,000 ही खर्च कर पाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि कमाई 25,000 है और खर्च करें 26, ऐसा इसलिए हो सकता है जैसे 25,000 कमा रहे हैं, ठीक है, 1,000-2,000 रुपये त्योहारों पर मिल जाते हैं उनके बच्चों को। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है सपोज, अब रक्षाबंधन के त्यौहार पे क्या होता है, जैसे मामा जी आए तो मम्मी ने मामा जी को राखी बांधी, तो मामा जी जाते जाते है ना वो बच्चों को भी पैसे दे जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मम्मियों को ही दे देते हैं अपनी पैसे, और वो पैसे फिर काम में आते हैं फैमिली में। तो उसके लिए बच्चों ने कोई सर्विस तो दी नहीं है, लेकिन वो भी खर्च तो हो ही रही है, वो भी डिस्पोजेबल इनकम में काउंट होगी। खैर, अर्नड इनकम और डिस्पोजेबल इनकम दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। डिस्पोजेबल वो है जो एक्चुअल में खर्च कर सकते हैं, ये अर्नड इनकम से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और अर्नड इनकम वो है जो आपने कमाई है, जिसके बदले में सर्विस दी है, तब जाके आपको वो पैसे मिले। तो जिस एरिया में डिस्पोजेबल इनकम कम रहती है ना, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम ही देखने को मिलेंगी। वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां तो छोड़िए, जो मिडिल जो कंपनी है लेवल की, वो भी नहीं आती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब यहाँ पे लोगों को अपनी बेसिक चीज़ों के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो हमारे महंगे महंगे प्रोडक्ट क्या ही खरीदेंगे ये लग्जरी वाले। तभी आप मॉल्स देखना गाँव में नहीं मिलेंगे आपको, एमएनसी गाँव में नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है वहाँ पे तो गाँव में तो पहले लोगों की हालत बहुत खराब है, ये हमारे महंगे महंगे प्रोडक्ट क्या ही खरीदेंगे। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्पोजेबल इनकम भी इसी में आ जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, लिख लो। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यू ऑफ रुपी, वैल्यू ऑफ रुपी, रुपए की कीमत डॉलर के टर्म्स में, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। जैसे सपोज $1 में है 85 रुपीज, अब सपोज $1 में हो गए 90 रुपीज हो गए, 90 रुपीज हो जाएंगे तो हमारे तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। ये रुपए की कीमत नहीं बढ़ रही है, ये तो डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि जैसे पहले आप $1 का सामान खरीदते थे, आपको 85 रुपीज देने होते थे कन्वर्ट कराने के लिए, अब वही डॉलर 90 रुपए का मिल रहा है आपको, तो ये डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की नहीं। ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही आता है। और डॉलर की कीमत बढ़ना या रुपए की कीमत का गिरना, ये आपका, अगर आप इंपोर्टर ज्यादा है, अगर आपके देश में इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो ये नुकसानदायक है, और डेवलपिंग नेशंस के लिए भी नुकसानदायक है ये, क्योंकि काफी कुछ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, इस वजह से। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नेक्स्ट लिखेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर जरूरत से ज्यादा है तो जीडीपी की ग्रोथ में भी रुकावट आ जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई ज्यादा, महंगाई ज्यादा, फिर लोग है ना गुड्स एंड सर्विस को कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो कम ही प्रोडक्शन होगा, कम खरीदेंगे यानी कम डिमांड है, डिमांड कम है तो फिर प्रोड्यूसर लोग भी तो कम बनाएंगे ना फिर, और प्रोडक्शन कम करेंगे तो जीडीपी भी कम, प्रोडक्शन कम करेंगे तो इनकम भी कम जनरेट होगी, और ये सब क्यों हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन का भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर असर पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही आएगा ये, लिख लो।
आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नेक्स्ट सेंसेक्स निफ्टी, ये स्टॉक मार्केट इंडिसेस, स्टॉक मार्केट इंडिसेस या स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, ये सेंसेक्स होता है बीएससी का, और एक और होता है निफ्टी। होते तो बहुत सारे, बस ये दो ही ज्यादा पॉपुलर है। सेंसेक्स बीएससी का होता है और ये निफ्टी होता है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर बुल मार्केट है, बुल मार्केट का मतलब ये है कि ये सेंसेक्स बढ़ा हुआ है, लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनियां खूब आईपीओ निकाल रही हैं, ठीक है ना, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और सेल का मतलब होता है बियरिश मार्केट, कि लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब जैसे आरबीआई ने कुछ बोला, ये स्टॉक मार्केट थोड़ा नाजुक बहुत है, जरा सा कोई झटका लगता है, सोई जैसे ट्रम्प ने कह दिया टैरिफ लगा दूंगा, सोई सहम जाता है, ये सोई बियरिश मार्केट हो जाता है, तो सब लोग बेच के निकलना चालू हो जाते हैं, उन्हें लगता है फ्यूचर में लॉस होगा, अभी से निकल लो। तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्टेड होती हैं। बुल मार्केट का ये मतलब होता है कि लोग पैसा लगा रहे हैं, पैसा क्यों लगा रहे हैं, कंपनियां प्रॉफिट में, और सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियां लॉस में चल रही हैं। देखिए लिख लीजिए स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। इंटरेस्ट रेट का मतलब जो आरबीआई की जो रेट्स होती हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और भी होती हैं। बैंकिंग वाले चैप्टर में आया है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वहां पे हमने डिटेल में समझा है। तो इंटरेस्ट रेट ये भी आरबीआई के हाथ में रहता है, और आरबीआई से अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे सीआरआर है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो, टोटल डिपॉजिट का एक वो परसेंटेज जो हर कमर्शियल बैंक को कंपलसरीली आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। एग्जांपल जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, इनके पास पब्लिक से डिफरेंट अकाउंट के थ्रू 1 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है, सेविंग करेंट सबसे 1 करोड़ रुपए आ गया मिला करके। अब आरबीआई का रूल है कि इसका 4% यानी कि 4 लाख रुपए आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये रूल है। अब अगर आरबीआई सीआरआर को बढ़ा दे, 4 से कर दे 10% कर दे, यानी कि पहले पीएनबी 4 लाख रख करके ये 96 लाख रुपीस का लोन दे पा रही थी, पैसा कमा पा रही थी, लेकिन अब 10 लाख रखने पड़ेंगे तो 96 लाख का लोन नहीं दे पाएंगे, अब 90 लाख का लोन दे पाएंगे। लोन पहले के मुकाबले कम दे पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर अफेक्टेड होंगी उससे। देखिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने क्या क्या चीजें देख ली। पहला हो गया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की इनकम ज्यादा है तो कंपनियां फिर काम करती हैं अच्छे से खुश होकर के। वैल्यू ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। इन्फ्लेशन हो गया, स्टॉक मार्केट इंडिसेस हो गए, और इंटरेस्ट रेट, ये सारे के सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट है। देखिए लिख लीजिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के सारे पार्ट हो गए अभी। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक लाइन में मीनिंग लिख लो, ये लिख लीजिए आप, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर्स व्हिच हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन बिजनेस, जिनका बिजनेस पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है, वो सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। और एग्जांपल हमने पीछे लिखी लिए, नोट कर लो। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, आगे के टॉपिक हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। बाय बाय।